स्टॉप हो गई। अब ठीक है। ओबीएस में क्या परेशानी आ जाएगी उसे। चलो हमने अभी पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हमने यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि जब भी हमारा प्राइस चेंज होता है, हमारी क्वांटिटी चेंज होती है, उससे हमारे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका मतलब है कि हमारा डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, किस परसेंटेज पे रिस्पॉन्स कर रहा है, किस परसेंटेज से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या निकलती है कि इट इज द चेंज इन द क्वांटिटी या फिर इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और इसको हम हमेशा ईडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब तुम ये डेफिनेशन देख रहे हो तो इस डेफिनेशन से तुम्हें क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज चेंज की। ठीक है, हम यहाँ पे डेल्टा की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करेंगे। तो जब भी हम पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन हाँ हाँ एमसीक्यूज में आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी दिखेगा। और यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी तो वेरिएबल्स है हमारे। समझ आ गई बात। यहाँ पे हम वेरिएबल्स बोलते हैं इन्हें, क्योंकि यहाँ पे हम 4 तरीके की इलास्टिसिटी हमारे पूरे चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। पहला, पी एक्स से चेंज हो रहा है। दूसरा, किस वजह से तुम्हें लगता है किस किस चीज की चेंज हो सकती है, सब्स्टिट्यूट्स की, यानी कि पी आर की वजह से चेंज होता हुआ दिखेगा, इनकम की वजह से, और एक तुम्हारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। ये 4 तरीके की इलास्टिसिटी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का जब भी मतलब आएगा तो उससे क्या मतलब निकल रहा है, या तो हम प्राइस की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, या फिर हमारा रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या फिर यहाँ पे भी चेंज इन वेरिएबल्स कर दो। हाँ, ये प्राइस इलास्टिसिटी में बन जाएगी, यहाँ पे भी वेरिएबल्स कर दो, इसको ब्रैकेट में वेरिएबल्स भी डाल दो। ये फॉर्मूला क्लियर है, उसके बाद ही आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है, क्या बताऊं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि मेरी क्वांटिटी चेंज कर रही है कितने परसेंट से, जब मेरे वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं उसकी भी परसेंटेज निकालेंगे। यानी कि मेरा प्राइस पहले कितना था अब कितना है, मेरी इनकम पहले कितनी थी अब कितनी है, उसका परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आदर्श ने फाउंडेशन के फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नो ऑफेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किए थे 200 मार्क्स, सेकेंड अटेम्प्ट में स्कोर किए 250 मार्क्स, तो कितने से प्रोग्रेस किया, 50 मार्क्स से। लेकिन परसेंटेज कैसे निकाला, 50 अपॉन 200, यानी कि चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100 करते हैं। यानी कि अगर तुम्हें यहाँ पे भी इसको भी डिस्क्राइब करना है, यार ये क्या हो रहा है, यानी कि तुम्हें इस परसेंटेज चेंज को भी अगर क्लासिफाई करना है तो तुम कैसे करोगे, ओल्ड माइनस न्यू या फिर न्यू माइनस ओल्ड, जो भी होगा, यहाँ पे साइन इग्नोर हो जाएगा ऑब्वियसली, अपॉन ओल्ड इंटू 100। क्लियर हो गई बात। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए भी और ये बाकी वेरिएबल्स के लिए भी है। समझ आती है। चले आगे, लिख लिया ना। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ठीक है। इसको अब तुम्हें यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखना है या नहीं लिखना वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी अब, ठीक है। जो हमारी इलास्टिसिटी पढ़ते हैं ना हम, वो 5 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। कितनी तरीके की, 5। पहले ग्राफ्स बना लो छोटे छोटे 5। छोटे छोटे ही बनाना, ज्यादा बड़े बनाने की नीड नहीं है। बना लिया।
और देखो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस क्या कि पांचों में दिख रहा है या कुछ पांचों सिमिलर दिख रहे हैं? सब में कुछ ना कुछ चेंज है। क्लियर हो रही है बात? पहले बना लो। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? बना लिए? इसको नाम दे दो यार। दो नाम दो इन्हें पांचों को, फिर एक्सप्लेन करूंगी मैं इन्हें। दिख नहीं रहा क्या कलर? नहीं दिख रहा? उसे नहीं दिख रहा ना, आगे लाइट आ रही है उसके में। बहुत वो है यार इस बोर्ड में। अब दिख रहा है आशिका? बहुत छोटा फिगर बनाया ना मैंने, इसलिए लिखा है ऐसे। हम्म। अच्छा अब हम इन पांचों को जज कैसे करेंगे बताओ? जीरो। दिख रहा है? छोटा कर्जा दिख रहा है ना? कैसे है कैसे है? इसको नाम दे दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। नाम दे दो इनको। और यही सारी हेडिंग्स इधर डाल दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हाँ। जीरो और इन्फिनिटी मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई नहीं। तुम इस फिगर को ही नाम चेंज कर लो क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं तो समझने में। इसको फोर वाला फिगर कर लेना और इसको फिफ्थ वाला। समझ आ गई? बस नंबर ही तो चेंज करना है। मेरी शक्ल ऐसे क्यों देख रहे हो? वहां पे चेंज मत करना क्योंकि ये याद करने की ट्रिक है। हम्म। मैं जहां पे भी अब सी लिखूंगी उसका नाम है चेंज। ठीक है? समझ आ गई बात? पहले लिख लो। इन चार में लिखना है सिर्फ ये तुम्हें। सबसे नीचे वाले में परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल आएगा। और इन तीन में हेडिंग जो ऊपर से तीन है उसमें इधर की तरफ हेडिंग डालना परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। हमारा ये न्यूमरेटर है, ये चीज याद रखनी है, और ये डिनोमिनेटर है, ये चीज याद रखनी है। नहीं अभी बता रही हूँ ना, पहले इतना लिख लो फिर समझाऊंगी, फिर पेन 2 मिनट के लिए नीचे रख देना फिर मैं समझाऊंगी।
क्या हुआ, रजिस्टर क्यों बंद कर दिया, लिख लिया, चले। हो गया, कितना बचा है इसे, चले, हो गया। जब हम बात करते हैं अपने फिगर की, हमारा एक्स वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्वांटिटी। क्लियर होती है बात तो सबको। अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये वाला कर्व फ्लैट दिख रहा है या स्टीप दिख रहा है या नैरो दिख रहा है, नैरो है ये बिल्कुल फ्लैट कर्व है, तुम्हें दिख रहा होगा बिल्कुल ऐसे जा रहा है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, मतलब बस इस फिगर में और इस फिगर में थोड़ी सी स्लोप का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर होती है बात। और जब मैं इस फिगर को इससे कंपेयर करूंगी तो ये इससे कंपैरेटिवली स्टीपर है, ठीक है। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगी तो ये बिल्कुल नैरो है, नैरो यानी कि छोटा। समझ आ गई बात, यानी कि इसका गैप बहुत कम है, याद रहेगी ऐसे। तो इन तीन फिगर का पहली बात तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा डिमांड कर्व का स्लोप कैसे जा रहा है, स्टीप है, नैरो है या फ्लैट है। क्लियर होती है बात सबको। अब तुम पहले मुझे ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, तुम इसको भूल जाओ, सिर्फ इस फिगर को अंडरस्टैंड करो। ज्यादा होगी हमारे चेंज इन वेरिएबल से। क्लियर होती है बात सबको, यानी कि हमें यहाँ पे साइन क्या लगाना है, बड़ा वाला। समझ आ गई बात, यानी कि जब भी मेरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मेरी परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल से ज्यादा होगी तो मेरा ये वाला फिगर बनता हुआ मुझे दिखेगा। क्लियर होती है बात सबको, कोई डाउट है क्या, क्या समझ नहीं आया। ग्रेटर देन है, मैंने बोला कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, पहले मुझे बताओ, ये सब भूल जाओ जो हमने बनाया, सिर्फ इस फॉर्मूला को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर मेरी ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बड़ी है परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल से, फॉर एग्जाम्पल ये है 20 और ये है 10, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरी ईडी कितनी निकलेगी, 2, यानी कि वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा फिगर वो वाला बन रहा होगा। समझ में आ गई बात, यानी कि जब भी मेरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बड़ी होगी मेरी परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल से, तो मेरी ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और इसको इजीली अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, ये वाला साइन भी यही है और ये वाला साइन भी यही है। क्लियर होती है बात सबको, आ गई समझ बात सबको। तो आंसर एक का ही क्यों आ रहा है। चलो फिर अब मैं बात करूंगी यहाँ पे, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पे ये भी 10 है और ये भी 10 है, 1 आएगा, यानी कि ईडी इज इक्वल टू 1 है। समझ आती है बात, यानी कि मेरी परसेंटेज चेंज, जितना मेरा प्राइस में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 के मल्टीपल से मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है और 5 के मल्टीपल से मेरी क्वांटिटी घट रही है। क्लियर हो गई बात, तो उस केस में मेरा परसेंटेज चेंज दोनों में इक्वल आएगा, यानी कि कट पिटा के क्या आएगा, ईडी इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, यानी कि ईडी इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों परसेंटेज इक्वल होंगी। अब इसका भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये वाला साइन भी यही है और ये वाला साइन भी यही है। समझ आ गई, ठीक है। बट इसमें तो इक्वल टू ही है, इक्वल टू का क्या इक्वल टू होगा, अच्छा इसको भी, अच्छा ठीक है समझ गए। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ फिर से चेंज कर लो, ये तो 10 ही है बट ये 20, ये 20 है, अब कितना 0.5, क्या वो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 से इक्वल है, 1 से छोटा है, यानी कि फिगर कौन सा बनता हुआ दिखेगा, नैरो वाला। क्लियर हो गई बात, यानी कि जब ये छोटा होगा तो ये दिक्कत आएगी हमें। समझ आती है, आगे बढ़ो। वही मैं बात करूंगी ईडी इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस फिगर में बताओ क्या चीज चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, यानी मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 0, यानी कि यहाँ पे ये 0 है। वेराज इस फिगर में बताओ क्या चेंज नहीं हो रहा, प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल जो है वो मेरा क्या है,
समझ आती है बात सबको? अब क्लियर हो गई? ये पांचों फिगर्स क्लियर हो गए सबको? चलो लिख लो अब इसको। हो गया? हो गया आदर्श? चले आगे। याशिका हो गया? इन साइंस को हाईलाइट कर लेना। चले, चलो। अब जब मैं बात करूंगी, मैंने बताया हम कितने तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं? 5, 4। 5 तो ईडी के फिगर्स हैं कि कितनी तरीके की ईडी होती है, बट हम कितनी तरह की पढ़ रहे हैं वो है 4। कौन कौन सी? पहले हम पढ़ते हैं पी एक्स की, पी आर की, वाई की और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की। क्लियर होती है बात ये तो सबको? इसको मैं डिनोट कैसे करूंगी? इसका नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे ऐसे ही बनाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसको मैं क्या बोलूंगी? जोर से बोलो। वेयर इसका नाम जो होगा, इसका नाम अलग है, कोई सब्स्टिट्यूट या कोई कॉम्प्लीमेंट से रिलेट नहीं करता। इसका नाम होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रहेगा? वहीं जब मैं बात करूंगी वाई की, इसका नाम होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज इलास्टिसिटी ही होगा बस। हाँ। हम्म। और इसका नाम होगा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हो गया? मुझे मेरे साथ भी जोक शेयर कर लो। अच्छे थे? बहुत अच्छे थे। नाइस। चले आगे। मैंने बोला नाइस। नीचे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डाल दो, नहीं तो जहां पे तुमने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी में 4 एरो निकाल दो बस। देखो सब में जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं हमारे इलास्टिसिटी की, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के बेस पर ही हमारी स्टडी होती है। समझ आती है बात सबको? तो यानी कि मेरा न्यूमरेटर तो सब में सेम रहने वाला है। डिनोमिनेटर में क्या फर्क आता हुआ दिखेगा सब में? क्या चेंज दिखेगा यहाँ पे? क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में जब मैं स्टडी करूंगी। क्लियर हो गई बात? और अब यहीं पे ये वाली इलास्टिसिटी भी कितने तरीके की हो सकती है हमारी? 5 तरीके की हो सकती है। यानी कि यहाँ से भी हमारे ईड इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर स्मॉलर देन 1 या फिर इन्फिनिटी, ये निकलेगा। वेराज यहाँ पे भी क्या दिखेगा? परसेंटेज चेंज इन क्रॉस प्राइस। हम यहाँ पे बोलेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी पी आर। क्लियर हो गई बात? पी आर क्या होता है? ऑफ। तो फिर मैंने क्या बोला था? हम किसकी इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं? फिर क्या आएगा यहाँ पे? फिर प्राइस ऑफ ओन गुड तो नहीं आएगा ना? फिर यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? परसेंटेज चेंज इन इनकम की। और वेराज यहाँ पे हमारी क्या बात होगी? परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्रॉस, क्रॉस सी आर और एस एस। क्लियर हो गई बात सबको? और वही परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू
गुड। यानी कि अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो क्या वो क्लियर होगा सबको? होगा। चले आगे। चले। साई पे भैया नीचे ही है, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत भैया से रजिस्टर्स की पूछ लेना, ठीक है? और एक बार वो भी एक बार क्रॉस चेक करवा लेना कि ऐप में क्या ग्लिच आ रहा है, भैया ही सॉल्व कर देंगे उसको हाथों हाथ। मतलब परचेज करना है, कौन सा कोर्स करना है, वो सब चीजें भैया एक बार क्लैरिफाई करके बता देंगे ना, दोनों ही, मतलब सभी पूछ लेना वो तो, चाहे एक बार सबने खरीद, तुम चारों ने खरीद लिया वो? ठीक है ठीक है। खरीदा है अभी तक किसी ने? खरीद लिया? वेट करना था। करवाते तुम लोग। हमारे लिए भी नहीं किया था, हमारे लिए इंटर का भी नहीं किया था। चलो, तो या तो वो ऐप का कुछ वो हो गया होगा। चले। समझ आ रहा है सारी सबको जो पढ़ा रही हूँ मैं? मैंने क्या बोला था वहां पे? बात सुनी थी या सिर्फ लिखने पे फोकस था? मैं बता, ओल्ड माइनस न्यू भी करोगे तो भी हमें साइन नहीं देखना है यहाँ पे अभी फिलहाल, क्योंकि हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। कर लो। बड़ा माइनस छोटा नहीं, बेसिक जो होगा वो न्यू माइनस ओल्ड होगा। जब तुम परसेंटेज चेंज स्टडी करोगे, मुझे खुद बताना ये चीज, सब बताना इतना नॉर्मल। तुम नेक्स्ट ईयर वाले में से ओल्ड को माइनस करोगे या फिर ओल्ड वाले में से नेक्स्ट वाले को माइनस करोगे? नेक्स्ट में से ओल्ड को माइनस करते हैं ना हमेशा, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड। अगर वहां पे भी चेंज करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। चलो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कि हमारी इलास्टिसिटी निकलेगी कैसे, जो हमारे मेथड्स हैं। ये किस मतलब आईसीएसई बोर्ड में पढ़े? पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी पढ़ा है? सीबीएसई में तो नहीं पढ़ाते, इतना नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही कर लो, 4 पॉइंट है इसमें और चारों ही इलाबोरेट हो रहे हैं। हाँ, चारों इलाबोरेट हो रहे हैं। ये कब यूज होगा? कब यूज हो सकता है? ये सिर्फ तब यूज होगा जब हमारा चेंज जो होगा वो बिल्कुल मिनिमल होगा। समझ आती है बात सबको? मिनिमल इन द सेंस बहुत कम, बहुत ज्यादा ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल दो। वो तो बहुत, फिर भी हम ये मान लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हमारी 1 लाख रुपए की थी और अब वो हमारी कितने की हो गई है? 1 लाख 1 रुपए की। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी तब स्टडी होती है। समझ आ गई बात सबको? लिखो पहले। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि हमारी इलास्टिसिटी कहाँ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फिगर है और ये मेरा डिमांड कर्व है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट मेरी इलास्टिसिटी कितनी होगी, ये मेथड हमें ये बताता है। समझ आ गई बात? यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की इलास्टिसिटी बता रहा होता है।
इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, पहले ये लिख लिया तब मैं वो फॉर्मूला लिखूंगी। अलग पेन से लिखना और अलग से हाईलाइट भी करना। हाँ मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी निकलती है वो हमारी पॉइंट इलास्टिसिटी होती है। समझ आ गई? अलग पेन ले लेना या फिर हाईलाइट ढंग से कर लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला पेपर में अगर आएगा तो ऐसे भी आ सकता है कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो एज पर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, या फिर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो आर्क इलास्टिसिटी मेथड से, ऐसे भी आएगा पेपर में। ठीक है, तो लिख लो पहले। Q1 माइनस Q0 क्या होगा? चेंज। चेंज को हमने क्या बोला था? चेंज को हमने क्या बोला था? नहीं, जो तुम बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, डेल्टा। यानी कि इस फॉर्मूले से ही एक फॉर्मूला और ड्राइव हो रहा है, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0। क्लियर हो गई बात? क्लियर होती है सबको बात? अब मुझे ये बताना कि क्या ये किसी चीज का उल्टा है? क्या ये स्पेसिफिक पोर्शन किसी चीज का उल्टा है जो हमने अभी तक पढ़ी है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो पढ़ा, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, उसका उल्टा चल रहा है ये। क्लियर हो गई बात? यानी कि इसी से मेरा एक फॉर्मूला और निकल रहा है, 1 अपॉन स्लोप, स्लोप का उल्टा है क्योंकि, इंटू P0 अपॉन Q0। तीन फॉर्मूले निकल गए एक ही फॉर्मूले से। क्लियर हो गई बात? समझ आ रहा है? लिख लिया? इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं हम? कोई बता सकता है? मैथमेटिक्स की टर्म में अगर मेरा जो नॉर्मल इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था ये वाला, इससे क्या उसको कोई ड्राइव कर सकता है? आके करो, आओ। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या है? इस ISS लिखा है मैंने। आओ जल्दी से आओ, किसने बोला था? हाँ आओ। नेक्स्ट पेज कर दूं? लिख लिया सबने? पहले उन्हें लिखने दो। यहाँ पे Q1 क्या है? न्यू। और जो हमारा Q, बेसिकली जो हमारा Q1 है वो न्यू क्वांटिटी है, और जो हमारा Q0 है वो ओल्ड क्वांटिटी है। वेराज जो P0 है वो हमारा ओल्ड प्राइस है, और P1 क्या है? हमारा न्यू प्राइस है। समझ आ गई? फॉर्मूले ये तो रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। हाँ, मैं कह रही हूँ तुम सुनने में ध्यान लगाओ थोड़ा सा, लिखने के साथ साथ भी। ठीक है वंश, क्लियर है? चले आगे। ये जो डेरिवेशन है ये निहाल निकालेगा, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा पेपर थ्योरेटिकल तो है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक याद करने के बेसिस पे कि अगर तुम्हें बाय चांस एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो तुम वहां से ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। समझ आ गई? कर दे आगे पेज? क्या बचा है लिखने से? हो गया? आओ करो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो फिर चेंज इन क्वांटिटी तो हम करेंगे Q1 माइनस Q0। पहले फॉर्मूला लिखो एक बार। परसेंटेज दिख रहा है? चेंज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, प्राइस। कैसे लिखेंगे अब इसको? पहले तो चेंज इन क्वांटिटी ही होएगा, लेकिन इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हाँ इंटू 100 कर देंगे। हाँ इस पूरे को ऐसे हाँ
बस हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या किससे मल्टीप्लाई होगा? ये ऊपर वाला portion सबसे है, इजी दिखाओ, 40 से होएगा, ये और इससे ये कट 20 जाएगा, हाँ। ठीक है। और जो हमारा हमारा जो नॉर्मल वो चलता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, चलता है या नहीं चलता? उससे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, बैठ जाओ। Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0, बताओ आगे। अपॉन में जब मैं लिखूंगी P1 माइनस P0 अपॉन P0 को जब मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करूंगी तो Q1 माइनस Q0 इंटू P0 आ रहा है अपॉन P1 माइनस P0। क्लियर हो गई बात सबको? ये डेरिवेशन निकल रहा है इससे, समझ है सबको? आ गया सबको? चले आगे, लिखना है ये तो लिख लो। काम नहीं आएगा, मैंने बोला कि अगर तुम्हें पेपर में बाय चांस फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये वाला फॉर्मूला अगर बाय चांस याद नहीं आ रहा तो ये ऐसे निकल सकता है, समझ आ गई? चले आगे, चलो नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लीनियर डिमांड कर्व मेथड। दूसरा नाम क्या होगा? लीनियर डिमांड कर्व से क्या मतलब निकल के बाहर आता है, बताओ बताओ। बेसिकली कर्व ही निकल कर आ रहा है। पहले तो हम एक डिमांड कर्व बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, कंपैरेटिवली जो 5 फिगर बनाए थे उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है? ये फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डिमांड कर्व है, बट इस डिमांड कर्व को तुम्हें लाइन से जोड़ के बनाना है। बना लो, बन गया। इस पॉइंट को नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम दे दो ई। दे दिया सबने? मुझे इन दो फिगर्स का मिड पॉइंट चाहिए। क्या निकलेगा कुछ ये कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसको नाम दे देंगे हम सी। और अब हम इन दो का मिड पॉइंट निकालेंगे वो बन जाएगा बी, और इन दो का मिड पॉइंट निकालेंगे वो बन जाएगा हमारा डी। हमारा ये मेथड बोलता है कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसी पे हमारी इलास्टिसिटी निकल जाती है पांचों तरीके की। समझ आ गई बात? यानी कि जो सबसे ऊपर है यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है? प्राइस होता है। ये हमारा क्या होता है? क्वांटिटी होता है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस क्या रह रहा है? बोलो, प्राइस 0 रह रहा है, तो ईडी क्या होगी? 1 0 इन्फिनिटी। वहीं अब यहाँ पे चेक करो, ईडी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या होगी? इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होगी? लेस देन 1। और यहाँ पे क्या होगी? 0। समझ आ गई बात सबको? इस मेथड से ये निकलता है। दूसरा अब मैं बात करूंगी कि ये मेथड का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे इलास्टिसिटी। ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। ये इसका फॉर्मूला है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं बोलूं मुझे बी पॉइंट की इलास्टिसिटी चेक करनी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। बात क्लियर हो गई सबकी? तो मैं लोअर सेगमेंट, मेरा क्या दिख रहा है इस पूरी लाइन पे? सेगमेंट क्या होता है? पहले लाइन का एक टुकड़ा। यानी कि अगर ये मेरी लाइन है और ये यहाँ पे कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो जो छोटा पार्ट है उसको बोलेंगे लोअर सेगमेंट, और जो अपर पार्ट, जो बड़ा पार्ट है उसको बोलेंगे हमारा अपर सेगमेंट। बात क्लियर हो गई सबको? तो अब जब मैं बात कर रही हूँ इस फिगर की, मैंने बोला कि मुझे बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को स्टडी करना है, तो लोअर सेगमेंट क्या निकल रहा है? लोअर सेगमेंट क्या निकल रहा है? ए बी। लोअर बोलते हैं छोटा, नीचे वाला नहीं, लोअर बोलते हैं छोटा, और अपर बोलते हैं बड़ा। ऐसे याद रखना है इसमें।
लोअर को नीचे वाला हो या अपर को ऊपर वाला मत बोलो, ठीक है। जब हम बात करेंगे तो लोअर सेगमेंट है हमारा क्या, ए बी, और हमारा अपर सेगमेंट क्या है, बी ई। यानी कि क्या निकल रहा है, बड़ा है या छोटा है ये, फिर तो एडी हमारी चली जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि क्योंकि देखो अब ए भी छोटा है बी बड़ा है, तो यहाँ पे पास से लेस आएगी, जबकि बी पर पे हाँ सॉरी, सही कह रहे हो, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, लोअर सेगमेंट यानी कि नीचे वाला और अपर सेगमेंट यानी ऊपर वाला, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। लोअर सेगमेंट यानी कि नीचे वाला, अपर सेगमेंट यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वाला, नहीं ब्लैंक, सब भूल जाओ वो। ये क्लियर हो गया, तो यानी कि लोअर सेगमेंट क्या बन रहा है, और अपर सेगमेंट क्या बन रहा है, यानी कि बीई बड़ा है ए बी से, यानी कि ईडी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। समझ आ गई बात, क्या हुआ, बीई क्या बड़ा नहीं है ए बी से, तो ए बी जो हमारा बी पे इलास्टिसिटी है वो इज ग्रेटर देन 1 है। समझ आ गई, चले आगे। हाँ इसमें 1 से रिलेट करना है इन टर्म्स को। वही अगर मैं अब इस पॉइंट की बात करूं सी की, तो जो मेरा ए सी है इज इक्वल टू सी ई है, यानी कि डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेगमेंट को स्टडी कर रहे हैं, देखना अभी जब करेंगे। अभी तो सोचो कि सप्लाई भी आएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा सब कुछ। जो हमने डिमांड में पढ़ा है सप्लाई में एग्जैक्ट उल्टा पढ़ेंगे हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वहां पे हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, मैंने क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कम है, तुम्हारी पूरी 12th की चल रही है दोनों की। इसलिए सीए फाउंडेशन में जो आईसीएसई वाला बच्चा होता है वो रॉक कर जाता है, इको में स्पेशली। पढ़ो, चले आगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा आर्क मेथड। नाम से क्या पता चल रहा है, आर्क, यानी कि वो लीनियर था तो ये कौन सा होगा, नॉन लीनियर। यानी कि यहाँ पे जो मेरा डिमांड कर्व होगा वो बेसिकली घूमा हुआ होगा, ऐसा कुछ कुछ ऐसा। समझ आ गई बात। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर पॉइंट की स्टडी नहीं करते हैं कभी भी, इलास्टिसिटी हम जब स्टडी करेंगे तो इन दो पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। समझ आ गई बात, यानी कि अगर ए और ये बी है तो हम ए बी की इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। समझ आ गई बात सबको, इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, इसीलिए किसकी बात हो रही है, इसका फॉर्मूला और घूमा हुआ है बट इसके फॉर्मूले की कोई भी डेरिवेशन नहीं है। लिखूं, P0 Q0 क्या है, ओल्ड क्वांटिटी या फिर ओल्ड प्राइस। वही P1 या Q1 क्या है हमारा, न्यू। फॉर्मूला बहुत घुमा हुआ है, ध्यान से पहले पढ़ लो। यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड नहीं हो रहा है फॉर्मूले में, ओल्ड माइनस न्यू हो रहा है चारों ही केसेस में। इससे मैथ्स की एक टर्म निकलती है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ोगे तुम शायद से अभी, है ना, कुछ कुछ वो नहीं दिख रहा।
उल्टा सीधा सा होता हुआ, कुछ ना कुछ हल्का बहुत। या फिर हम मैथ्स में पढ़ते थे, मुझे टर्म याद नहीं आ रही वो क्या था, जिसमें हम क्या करते थे कि जो नीचे वाला साइन होता था, हाँ हाँ, रेशनलाइजेशन हो रहा है एक तरह से, बट यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग हो रहा है। हाँ, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। या तो इसको तुम ऐसे याद रख लो, माइनस प्लस अपॉन, या फिर इनटू, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है बस आज का, जो अगला अगला कॉन्सेप्ट है। चले, चलो। नेक्स्ट मेथड है हमारा टोटल आउटले मेथड। क्या नाम है? सारे सर्कल बढ़िया बन गए लास्ट वाले में आके, अब ये थैंक गॉड। हाँ, टोटल आउटले मेथड के और भी नाम है, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसी का नाम है ये। क्लियर होती है बात सबको? और इसी का एक और नाम है हमारा टोटल रेवेन्यू मेथड। बट नाम से जो ये जाना जाता है ना, हाँ, हाँ नाम ही है इसके ये। और जो इसका मेन रेलेवेंट नाम है, जो अगर तुम्हें पेपर में भी कहीं दिखेगा तो वो ये दिखने वाला है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने खरीदे 10 प्लेट मोमोज, यानी कि मेरी क्वांटिटी थी फॉर 50 रुपीज ईच, तो कैसे निकालोगे टोटल खर्चा? 50 ईच, एक प्लेट 50 रुपीज की थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 500। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या बना? P इंटू क्यू। पहले तो ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। चले, लिख लिया पीछे? हाँ, और अगर एग्जाम्पल लिखना तो ये लिख लो साथ में। 10 प्लेट मोमोज खरीदी, एक 50 रुपीज की थी, तो टोटल कितना पे किया? 500। चले आगे। चलो देखो, अब पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब ऐसा कि 3-3 4-4 लाइन, बस इतना। ठीक है? हाँ, नहीं, और इसको भी स्पेसिफिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यहाँ हेडिंग डालो प्राइस, प्राइस और प्राइस। 3 पार्टीशंस हो गए, और उनके भी 3 छोटे। तो बहुत छोटा पार्टीशन, मैंने भी तो अपने रजिस्टर में किया है, बहुत छोटा छोटा लिखना है तुम्हें, एक एक सिंगल सिंगल नंबर। हाँ, एक एक सिंगल सिंगल नंबर लिखना है बस। हाँ, तुम बना लो, पहले समझ लो। चलो ठीक है, पहले आप वंश समझ लो, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आता है। मैं देख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में नजर। चलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस है 1 रुपीज 2 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दो 3 रुपीज 4 रुपीज, और यहाँ पे बढ़ा दो 6 रुपीज 5 रुपीज। क्लियर? प्राइस नहीं दिख रहा, अलग अलग टेबल पे अलग अलग प्राइस है। इतना समझ में आ गया सबको? ये फिगर्स याद रहेंगी, इसलिए इजीएस्ट फिगर्स लिए हैं मैंने। फिर यहाँ पे इसी का उल्टा कर दो, यहाँ 6 5 4 3 और यहाँ पे 2 1। क्लियर?
अब पहले मुझे बताओ कि प्राइस इनटू क्वांटिटी हमने पढ़ा, भी पीछे टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना निकलेगा 6 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और 5 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 560 हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, ये लो। ओहो 1 2 3 4, हाँ और इसको समझ में आ गया? अब बनाना है तो बना लो, फिर आगे समझ लेंगे चाहे। हाँ बस यही बनेगा, लेकिन ये बस ये इतना सा बनेगा, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा ही रखना है अभी भी फिगर, ये वाली लाइंस थोड़ी सी बड़ी रखनी है। हाँ पढ़ेंगे ना अभी। यहाँ पे ये देखो प्राइस बढ़ रहा है, देखो प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 6 से 10 हो रहा है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है या इक्वल टू है, कैसे भी बोल लो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी सिर्फ 3 निकलेंगी, यहाँ पे 5 इलास्टिसिटी नहीं निकलने वाली। कितनी इलास्टिसिटी निकलेंगी टोटल, क्यों, क्योंकि हमने 3 ही फिगर्स बनाए हैं, बस ऐसे याद रखना है इस फिगर को, ठीक है। अब तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो ईडी होगी ना वो ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पे हम साइंस को देखेंगे, दोनों साइन सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। जब दोनों साइन सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, चाहे वो ऊपर की तरफ करे चाहे वो नीचे की तरफ करे, तो मेरी ईडी क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 1। वेयरएज यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या फिर एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो मेरी ईडी क्या होगी, लेस देन 1। समझ आ गई बात सबको। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ईडी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, इक्वल टू रहने वाली है, इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन मैंने यहां से निकाला है, नहीं ऐसी फिगर्स लेनी है जो हमारा ये डायरेक्शन ऐसे ही निकले, समझने के लिए। हाँ ये बेसिकली कोई कॉन्सेप्चुअल वो नहीं है, एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, कोई फॉर्मूले बेस्ड नहीं है ये कॉन्सेप्ट। समझ आ गई बात सबको। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसको स्टडी कर रहे हैं, एरोस को स्टडी कर रहे हैं कि अगर एरोस सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन 1। अगर दोनों एरोस अपोजिट वर्क कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी क्या रहने वाली है, लेस देन 1। और अगर एरोस जो है हमारे इक्वल रह रहा है, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, तो इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात, बस यही था हमारा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ आज नहीं।